एक डर जो आजकल बहुत सारा है, हम चाहे यूथ हो चाहे मिडिल एज पर्सन हो, फेलियर का डर। हम फेल ना हो जाए, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो प्रमोशन ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस ना हो जाए। ये जो अननोन फियर है ना सर, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए मैं इसे अननोन कह रही हूँ। ये अननोन फियर बहुत परेशान करती है, ख़ास करके जो फेलियर का फेयर होता है। उसको भी क्या एनएलपी से ठीक किया जा सकता है? कोई भी फियर है आपके पास या कोई भी फोबिया जो आपको तंग कर रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं अपनी सब चीज़ों को जो बनाई हुई है उसको ना खो दूं, याद रखिएगा इसे आप 1 या 2 सेशन में इजीली एनएलपी से हैंडल कर ले। ये पिक्चर जो आपने बनाई है कि कल मैं करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, बढ़िया करियर, बढ़िया जगह पर रहना चाहती हूँ, हो सकता है ये पिक्चर बहुत अच्छी हो, पर हो सकता है कि इस समय आपके हार्ट, जो आपकी इमोशन का सेंटर है, वहाँ पर किसी के प्रति रिवेंज भरा पड़ा हो, वहाँ पर ओवरबर्डन्ड फीलिंग भरी पड़ी हो, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से वो पिक्चर तो जा रही है, लेकिन वो इमोशन जो पिक्चर क्रिएट करती है वो यहाँ नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बेकार की इमोशन भरी पड़ी है और वो इमोशन आपकी वैगस नर्व के द्वारा आपकी इन इमेजेस को बर्बाद कर देंगे। यार एज भी रिवर्स कर सकते हैं इससे? तो जब मैंने आपसे कहा कि क्या आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एज को ही रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी हेल्थ को भी रिवर्स कर सकते हैं। आप उस एनर्जी में जी सकते हैं जो एनर्जी आप पीछे 22-25 साल की उम्र तक छोड़कर आ गए हैं। यह मैंने देखा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमारा माइंड है ना, ये सुपर माइंड है, ये कंप्यूटर से भी तेज़ गति से दौड़ता है। जी हाँ, चाचा चौधरी के बारे में बचपन में ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये सच है। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है कि ये सुपर माइंड बनने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये बनेगा कब? ये बनेगा तब जब हम इसे एक्टिवेट करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस को ट्रीट करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे। इसकी एक बहुत अच्छी विधा है जिसको एनएलपी कहते हैं, जिसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी क्या है, ये कैसे काम करती है, कितनी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे बेहतर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप एज रिवर्स भी कर सकते हैं, नए बाल भी उगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए ये आप तय करिए। सोचिए एक विश, आज इस पॉडकास्ट को देखते देखते ही एक विश सोचिए कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, ये कुछ अचीव करना है। और फिर इस पॉडकास्ट को देखिए, सारी जितनी भी बातें हुई हैं एनएलपी ट्रेनिंग को लेकर वो सारी समझिए और फिर देखिए कैसे आपकी वो विश पूरी होती है अगर आप अप्लाई करते हैं एनएलपी को अपनी लाइफ में। ये एक ऐसी विधा है जो हीलिंग के लिए भी काम ली जाती है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी काम ली जाती है। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद है एनएलपी मैन ऑफ इंडिया राम वर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। आपके लास्ट पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया एंड हमने सोचा कि एक बार फिर से आपके साथ सारी बातें की जाएं और आज बाकायदा A to Z एनएलपी को समझा जाए, क्योंकि अब एनएलपी 2.0 भी आ गया है। तो पहले एनएलपी को समझेंगे, फिर एनएलपी 2.0 की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल मेरा ये है, जो मैं लास्ट टाइम आपसे नहीं पूछ पाई थी, कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के और भी तरीके थे, हीलिंग की और भी विधाएं थी, एनएलपी ही क्यों? देखिए, इसमें आपको ये समझना होगा कि हमें एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन अगर आप देखें उन लोगों के या उन हीलर से भी बात करें तो एक ही बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर वो किसी लिमिटेशन को फेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी हमें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 माइंड हैं। एक हमारे पास लॉजिक माइंड है, यानी कि हमारे माइंड को लॉजिक्स भी चाहिए कि ये काम कैसे करती है चीज़ें, साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए लोगों को। तो उसके लिए एनएलपी कम्प्लीटली एक साइंटिफिक स्टडी है या साइकोलॉजी है। और दूसरी बात है कि फिर जैसे ही आदमी तर्क के परे जाना चाहता है तो उसे एक बदलाव भी चाहिए। वहाँ पर वह सिर्फ भाषण नहीं चाहता कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए। वहाँ पर उसे एक बदलाव चाहिए कि कैसे वो अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर से, अपनी लतों से, अपने एडिक्शन से, अपने पैटर्न जो उसके पास बीमारी के पड़े हैं या फेलियर के पैटर्न पड़े हैं, उन्हें सचमुच में वो इरेज कर ले या फिर उन पैटर्न्स को इम्प्लांट कर ले अपने माइंड में जो उसके लिए ज़रूरी है। उसे अपनी सेल्फ इमेज बदलनी है। तो वहाँ पर सिर्फ हमें शुड वर्क नहीं करेगा कि हमें ये कर लेना चाहिए, ये तो सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक ऐसे पैटर्न है सबकॉन्शियस में
जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एनएलपी उन्हीं पैटर्न्स को बेसिकली हील करने में और नए इम्प्लांट करने में, नए पैटर्न को इम्प्लांट करने में पूरी तरह से सक्षम टेक्निक है, और साथ साथ ये आपके लॉजिकल माइंड को भी सेटिस्फाई करती है। इसलिए एनएलपी एक कंप्लीट पैकेज है। सर, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे एनएलपी की ज़रूरत है या नहीं? आपको एनएलपी की ज़रूरत नहीं है। असलियत में आपको ज़रूरत है कि अगर आपके पास पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई आपके पास पास्ट की, कई बार लोगों के पास एब्यूज़ पड़ी होती है, वो उन्हें तंग करती रहती है। कोई इवेंट आपके साथ घटी और वो आपको फियर क्रिएट कर रही है, फोबिया क्रिएट कर रही है, आपको एनएलपी की ज़रूरत नहीं है। आपको उस हीलिंग की ज़रूरत है कि मेरे पास अनवांटेड पास्ट पड़ा है, मेरे पास अनवांटेड साउंड्स पड़ी हैं जो मुझे सोने नहीं देती, अनवांटेड इमेजेस आ रही हैं मेरे माइंड पर के मुझे वो तंग करते हैं, या डर लगता है कि ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए। या फिर आपके पास अनवांटेड सेंसेशन है, कभी ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी छाती पर सर बोझ रहता है। कई बार ऐसा करता है, लगता है कि मैं भी आज ही अभी काउंसलिंग कर रहा था, आज सुबह एक और पॉडकास्ट से पहले, तो एक आदमी ने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं उस घटना को याद करता हूँ जो मेरे साथ घटी है, तो ऐसा लगता है कि मेरा सर किसी ने पकड़कर घुमा दिया हो और मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है, जबकि कोई नहीं पकड़ रखा और नहीं मेरी गर्दन घूमी, पर ये पेन इतना खतरनाक हो जाता है कि मुझे चिल्लाने को मन करता है। इसका मतलब यह है कि हमें इसको हील करना होगा। इसे हम एंग्जाइटी का नाम दे देते हैं, या इसको हम डिस्कम्फर्ट का नाम दे देते हैं। यानी कि आपके पास कुछ एक अनवांटेड सेंसेशंस हैं, फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं जिनमें आप गिरे बैठे हैं, या आपके पास ऐसी इमेजेस है जो आपको तंग कर रही हैं। वो प्रेजेंट की भी हो सकती हैं, वो फ्यूचर की भी हो सकती हैं, और वो पास्ट की भी हो सकती हैं। या फिर आपके पास अनवांटेड साउंड्स हैं। बेसिकली इनको आपको हील करना है। तब आपको पता चलता है कि मुझे एक हीलर की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पर एनएलपी काम करती है। मैंने सर रेकी के काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, मुझे पता है वो कैसे काम करती है। एक मेरा बिलीफ सिस्टम है कि हाँ, ये किसी हद तक काम करती है, पर मैंने आज तक कभी एनएलपी की सहायता नहीं ली है। मान लीजिए मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ एनएलपी के मामले में, अब मुझे हीलिंग चाहिए, हो सकता है मुझे किसी ट्रॉमा के लिए हीलिंग चाहिए, या मुझे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है कि ला नेगेटिव नहीं सोचना है, या मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपनी जनता की, उनको जानना है कि एनएलपी कैसे काम करती है क्या ये एनएलपी, इसमें क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में समझिए कि जो भी आपके माइंड में अनवांटेड चीज़ें पड़ी हैं, वो उसे हम परसेप्शन कहते हैं, या उसे मेमोरी कहते हैं। कई बार लोग इसे स्मृति कहते हैं, यादें कहते हैं, या इसे मेमोरी भी कहा जाता है। इसको हम सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट भी बोलते हैं। इन्हीं को हम सबकॉन्शियस की स्क्रिप्ट या पैटर्न भी बोलते हैं। इसी को हम कई बार एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। जीवन में दो एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि हमारे लिए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग है। वो हमेशा दर्द में है, और उस डॉक्टर जिसके पास वो पेशेंट जाएगा, वो उस दर्द में नहीं, बल्कि उसके लिए तो एक कह सकते हैं कि सकारात्मक न्यूज़ है कि एक क्लाइंट और आया। ठीक है ना। तो अब ये समझिएगा कि अगर आप एनएलपी को समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले परसेप्शन को समझना होगा। आपके पास जो भी वर्ल्ड पड़ा है वो तीन चीज़ों में पड़ा है यूजुअली। या तो उसकी कुछ इमेजेस हैं, जैसे अगर आप अपने पास्ट को देखें तो आपको 10th में अगर आपका बेस्ट ग्रुप था कोई, तो आज भी वो यादें याद हैं। और उस समय अगर किसी टीचर ने आपको गलत बोल दिया है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो आज भी शब्द भी याद हैं, और वो पिक्चर्स भी आपको कई बार एक अनवांटेड सेंसेशन क्रिएट कर रही है। तो जो आपका वर्ल्ड है वो तीन चीज़ों में पूरी तरह से बना हुआ है। उनमें नंबर एक है विजुअल्स, यानी कि आपके पास वो विजुअल्स हो सकते हैं। उन विजुअल्स की दूसरी क्वालिटी हो सकती है कि उनमें से कुछ विजुअल्स हो सकते हैं बहुत कलरफुल हो, बहुत सारे ऐसा लगे कि बड़े हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आप अपने किसी मोमेंट को याद करें जो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा था आपकी लाइफ का, तो आप पाएंगे कि वो कलरफुल इमेजेस आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ वो इमेजेस चल रही हैं। आप उसमें से आवाज़ों को भी सुन पाएंगे। ठीक है ना। वो आवाज़ भी ऐसा लगेंगे कि या तो लेफ्ट ईयर से आ रही है, या चारों तरफ से आ रही है, या राइट से आ रही है, या अंदर से आ रही है। और कई बार जब आप उनमें गहराई तक जाएंगे तो आपको फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाएगी। तो हर परसेप्शन में तीन चीज़ें हैं। कुछ एक विजुअल्स हैं, नंबर एक। नंबर दूसरे, उनमें कुछ एक ऑडियोज हैं जिनको हम ऑडिटरी क्वालिटी कहते हैं। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर आपका जो नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में एक फीलिंग को क्रिएट करता है, वो फीलिंग्स आपके पास हैं। यहाँ पर अब दो चीज़ें होंगी कि आपके पास दो तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। एक जो आपके लिए दर्द दे रहे हैं, जो दर्द देने वाले एक्सपीरियंस से बेसिकली वो आपके माइंड में अगर पड़े हैं तो गहरे पड़े हैं। हो सकता है 10 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी हो या मेरी इंसल्ट की हो, तो 10 साल कैलेंडर बदल गए,
पर मैं आज भी हो सकता है वहीं खड़ा हूँ, जैसे ही मुझे वो घटना याद आती है या वो आदमी दिखाई देता है या उस जैसी घटना कहीं और घटती है और मुझे मेरा माइंड इमीडिएटली याद दिला देता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ। बेसिकली हम अपने अनरिजोल्व इश्यूज के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी अनवांटेड मेमोरीज, जो आपकी ग्लैंड्स को और जो आपके गट को और जो आपके हार्ट को बर्डन दे रही हैं या भारीपन दे रही हैं। यही वो जो आपके पास परसेप्शन या मेमोरीज हैं, जो विजुअल में पड़ी हैं, ऑडियो में पड़ी हैं और फीलिंग्स में पड़ी हैं, यही है जो आपके सेल लेवल पर या डीएनए लेवल पर, इवन आपके जेनेटिक लेवल पर आपको कई बार बर्बाद कर रही है। यहाँ पर दूसरी मेमोरी भी है, वो ये है कि आपके पास कुछ खूबसूरत मेमोरी है। जब आपने किसी अच्छे मोमेंट को जिया है, आपके घर में बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ है, आप किसी एग्ज़ाम को पास कर रहे थे, आपको फर्स्ट सैलरी मिली है, ठीक है ना। और इसके परे भी बहुत सारे ऐसी इवेंट्स हैं जो हमें बहुत आनंद देती है जब उनमें जीते हैं। तो जैसे ही वो मेमोरी आएंगी तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि उनकी वो मेमोरीज़ के कलर्स आपको या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उन मेमोरीज़ की, वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल 3 डायमेंशनल चल रही है, मूवी की तरह चल रही है, फ्रंट में आ रही है और वो उसमें कुछ आवाज़ें हैं और उनकी फीलिंग्स भी हैं। जब हम उन फीलिंग्स में जीते हैं तो उस समय हमारा जो माइंड के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, और हमारा हार्ट भी हल्का रहता है। कई बार आप कहते हैं उनकी फीलिंग कि ओह वाह, इट वाज क्वाइट सूदिंग। और पुरानी जो बेकार की मेमोरी है उस पर आप कहते हैं माई हार्ट इज गेटिंग बर्डनसम। इज दैट राइट? तो यहाँ पर आपको यूँ समझिए कि जो आदमी का सबसे बड़ा दुख है ना, वो दुख ये है कि उसके पास जो पेन पड़ा है इंटरनल वर्ल्ड में, वो विजुअल्स में है, कुछ ऑडियोज में है, साउंड्स या नहीं, और कुछ एक फीलिंग्स में है। हमेशा उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि वह इन चीज़ों से बाहर आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें उसकी लाइफ में बेकार की मनोदशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड देती हैं। मनुष्य, हमारा जब से जन्म हुआ ना, हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले लोग हैं, वो हमेशा हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि आप हमेशा अपने पेनफुल चीज़ों से बाहर आकर प्लेजरेबल चीज़ों की तरफ जाओ। और वो एक ही बात कहते हैं कि कैसे अपनी मनोदशा को बदलो। कई बार जब आप घर में भी किसी को देखते हैं कि मूड खराब है तो आप क्या कहते हैं, यार अपना मूड ठीक कर लो। इसलिए चाहते हैं कि उस समय उस माहौल को आप बढ़िया कर लेते हैं। प्लस इस आदमी को इस समय जो सिकनेस चल रही है, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बेकार की मेमोरी या बेकार के परसेप्शन के कारण, क्योंकि हमारी ग्लैंड से डायरेक्टली हमारे माइंड के परसेप्शन को रीड करती हैं, और वो अगर गलत रीड कर रही हैं तो वो गलत ही हार्मोन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम अपने मूड को ठीक कर लो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस मूड के परे क्या है। यहाँ पर एनएलपी काम करती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम्हें मूड ठीक कर लेना चाहिए, हम ये कहते हैं कि अगर वो आदमी डिप्रेस्ड है तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें डिलाइटफुल रहना चाहिए तो उसे भी पता है। पर अगर मैं उससे कहूँ कि इस समय तुम डिप्रेस्ड हो, तो इस समय आपके मानस पटल पर क्या छवियाँ आ रही हैं, क्या स्मृतियाँ या क्या इमेजेस आ रही हैं, वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। तो इस समय वो अपने फ्यूचर को डार्क देख रहा है, जिसके कारण उसका माइंड परसीव कर रहा है खतरे को। अगर मैं उससे कहूं कि अपने फ्यूचर को इस तरह से ब्राइट कर ले, यहाँ पर एनएलपी की टेक्निक लगती हैं, और तो अचानक वो कहता है कि अब मुझे दूर तक का दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, कई बार लोगों की बीनाई यानी कि आई साइट इंप्रूव होने लगती है जब वो दूर का देखते हैं। कई बार वो कहता है कि मेरे पास एक पेनफुल मेमोरी है, मुझे 2 बार फेलियर मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरी बार फेल हो जाऊं। या ग्रीफ पड़ा है किसी की लाइफ में कि वो मोमेंट जब मेरे घर लाइफ से कोई पर्टिकुलर आदमी जा रहा है किसी भी कारण, तो वो ग्रीफ की जो इमेजेस हैं वो मुझे तंग कर रही हैं। तो हम बेसिकली उसके वर्ड पर नहीं जाते कि डिप्रेशन क्या है या ऑटो इम्यून क्या है या कैंसर क्या है। हम ये कहते हैं कि तुम्हारा परसेप्शन क्या है, इस समय क्या परसीव कर रहे हो इस समय। तो वो जो परसेप्शन है वो 3 जगह मिलता है, विजुअल्स में मिलता है, ऑडियोज में मिलता है और फीलिंग में मिलता है। जैसे ही हम इन तीनों चीज़ों को बदल देते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है जैसे ही वो बदल जाता है, आप यूँ समझिए कि एक सिंपल शब्दों में कि आप एक रेसिपी को बनाते हैं, मान लेते हैं वो मिक्स्ड वेज बना रहे हैं आप घर में, तो आपने एक तरीका बनाया हुआ है कि भाई पहले आप कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें पहले ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा उसमें मसाला, उसको एक लेवल तक भूनेंगी, फिर उसमें टोमेटो, प्याज जो भी है, उसके बाद थोड़ा सा सब्जी के टुकड़े डालेंगी, हल्दी वल्दी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पूरा कर देंगे। लेकिन अगर मैं आज ये कहूँ कि एक काम करो, इसमें सीक्वेंस सिर्फ एक चीज़ बदल दो कि पहले पानी डाल दो,
अब जैसे ही ये करेंगी तो अब वो टेस्ट नहीं रहेगा, राइट। या फिर मैं कहूँ कि एक काम करो, इसमें आज नमक ना डालो, या 2 चम्मच ज़्यादा डाल दो, या 1 चम्मच कम कर दो, तो इट विल नॉट बी द सेम टेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं कि जैसे ही हम कहते हैं कि उसमें से कुछ एक ऑडियो को हटाओ, उनको हटाने की एनएलपी की टेक्निक्स हैं जो एक बैठकर जब हम कराते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि इसमें विजुअल जो है ये क्या तंग कर रहा है, उसमें वो कह रहा है कि जैसे सर उनके शब्द ही तंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके शब्द जो हैं कानों में पारे की तरह आ रहे हैं। तो मैं अगर उनसे ये कह दूं कि इन शब्दों को म्यूट करो अपनी टेक्निक से, तो इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। जब मैं एक आदमी की काउंसलिंग कर रहा था, उसने कहा कि मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे ट्रेवल करना पड़ता है पूरे वर्ल्ड में, मैं बहुत बड़ी कंपनी का एक कंसल्टेंट हूँ, और अब ये हो गया कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि अब मुझे टूर पर जाना है तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेरी वाइफ भी मुझ पर यकीन नहीं करती कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ नॉर्मल आता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मानो आग लग रही है। तो मुझे यहाँ से एकदम से सेंसेशन मिल गई, आग लग रही है। तो मैंने कहा किस पार्ट पर लग रही है? तो उन्होंने कहा कि छाती के बीच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आग है। मैंने उनसे कहा क्या कोई विजुअल भी दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो एयरपोर्ट को आंखें हों। अब कैन यू बिलीव कि एक आईआईटी का स्टूडेंट एग्जैक्टली ऐसा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो आंखें मानो मेरी तरफ देख रही हैं और मुझे डर लग रहा है। उस समय मैं मेरे एक स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ उनकी काउंसलिंग कर रहा था, मैं मुस्कुराया, उन्होंने आंखें बंद करी, उन्होंने कहा सर मुझे अभी भी डर लगने लगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। मैंने कहा इन आंखों में क्या क्वालिटी है? ये आंखें किस कलर की हैं? ये कितनी बड़ी है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी है और मेरे सामने है, और ऐसा लग रहा है इनके अंदर ही वो आग है जो मेरे अंदर चल रही है। और जैसे ही मैंने एक ही चीज़ कही उनसे कि इमेजिन करो कि इसकी जो लाल आंखें हैं इनके कलर को आप फेड करते हुए ब्लैक कर दो, इनके साइज को छोटा करो और एक इसके और ब्लाइंड कर दो। सिर्फ इतना परसेप्शन मैंने चेंज करा है। उसने कहा कि माई हार्ट इज बीटिंग विद द रिदम नाउ, मेरे हार्ट को रिदम मिल गया है। याद रखिएगा हमारे जीवन का परसेप्शन ही ना हर चीज को बदल देता है। तो बेसिकली एनएलपी हमारे परसेप्शन को बदलती है, और जैसे हमारा परसेप्शन बदलता है हमारी ग्लैंड्स और हमारी डीएनए, हमारी जीन्स, हमारी सेल्स और हमारे ऑर्गन्स बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में एक कला होती है, वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इश्यू नहीं है माइंड में, तो आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस में आ जाएगी। होम्योस्टेटिस का मतलब है वो स्वयं को ठीक कर लेगी, और उसे ठीक करने में घंटों नहीं लगेंगे, उसी मोमेंट पर आप बाहर आ जाएंगे। सर यहाँ पे अब बात ये आती है कि ये कितने दिन तक प्रोसीजर लेना होता है और कितने दिन में असर करता है, क्योंकि कई बार लाइफ के ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको आप अभी तो ब्लॉक कर देंगे, आपने एक सेशन लिया आपने ब्लॉक कर दिया, बट वो बार बार आ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, आपके आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स ही ऐसे हैं, तो कितने दिन लगता है माइंड को ट्रेन करने में? यहाँ पर एक चीज़ है, देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास ऑन गोइंग इशू चल रहा है, ये तो वही वाली बात है कि अगर आपके जूते में ही कंकड़ है तो मैं कितना ही आपको डिस्प्रिन खिलाऊं और कितना ही मोटिवेशन दूं कि ये तो बहुत आसान है, चलो दौड़ लो, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो उसके लिए हम दूसरी मोमेंट में अभी मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जैसा यह है कि अगर आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी है और आप मुझे एक सेशन में पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ बैठते हैं मेरे साथ, तो मैं पहले सेशन में ही आपको उस ट्रॉमा से पूरी तरह से निकाल दूंगा। वो इमेजेस अब आपको तंग नहीं करेंगी, यद्यपि आप उस मेमोरी को याद रखेंगे और कई बार बता भी देंगी पूरी तरह से, ये हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि ना आपकी हार्ट बीट बढ़ रही, ना ही आपकी बेचैनी हो रही, ना ही आप इमोशनल हो रहे हैं, और ना ही आपकी सेल्स को उस मोमेंट को अब पेन की तरह लेने की कोई जरूरत पड़ रही है। हाँ, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर वो एंग्जाइटी में पड़ी हैं, हमारे पास जब बेकार की मेमोरी हमारे माइंड पे होती है तो हमारी जो एंग्जाइटी है वो हमारी बॉडी के अंदर कई बार परमानेंट जगह बना लेती है। राइट कि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे उस मोमेंट को याद करते हैं तो आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, कांपने लगती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, जहां पर जैसे ही वो अपनी पुरानी बातों में जाते हैं वो कांपने लगते हैं, उनको संभालना मुश्किल कई बार हो जाता है। इसीलिए एक एनएलपी जो ट्रेनर है, वो एनएलपी सिर्फ सिखाने वाला ट्रेनर नहीं है, वो उस अनुभव को जीता है। तो जैसे वो कहते हैं कि मुझे तो अभी भी कपकपी आ रही है जब मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे कैसे तड़पना पड़ा है किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन पर, तो कई बार उस एंग्जाइटी को हटाने के लिए हमें
रेगुलरली कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे हम रोज़ाना खाना खाते हैं तो 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए दिन भर की जो एंग्जाइटी आई है उसे हटा लें। वैसे ये काम हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई भी पेनफुल एंग्जाइटी पड़ी है तो वह भी 1 या 2 सेशन में ऑलमोस्ट 10 अगर उसकी मैक्सिमम है तो आप 5 या 4 पर उसे पहले या दूसरे सेशन में ले लेंगे, यानी कि आप उस घुटन से बाहर आ सकते हैं। ये इसकी खास बात है। एक डर जो आजकल बहुत सारा है, हम चाहे यूथ हो चाहे मिडिल एज पर्सन हो, फेलियर का डर। हम फेल ना हो जाए, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो प्रमोशन ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस ना हो जाए। ये जो ये अननोन फियर है ना सर, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए मैं इसे अननोन कह रही हूँ। ये अननोन फियर बहुत परेशान करती है, खास करके जो फेलियर का फेयर होता है उसको भी क्या एनएलपी से ठीक किया जा सकता है? कोई भी फियर है आपके पास, कोई भी फोबिया है, हाइट का फोबिया है आपके पास भीड़ का फोबिया है, आपके पास पानी का फोबिया, आपके पास स्नेक का फोबिया है, आपके पास लिजर्ड का फोबिया, आपके पास पक्षियों के फोबिया है, आपके पास पशुओं ना घेर लें ये फोबिया है, और या फिर अननोन फियर है। फियर का मतलब यहाँ पर फोबिया ही है क्योंकि वो इरेशनल है, ठीक है ना। तो कोई भी फियर है आपके पास या कोई भी फोबिया जो आपको तंग कर रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं अपनी सब चीज़ों को जो बनाई हुई है उसको ना खो दूं, याद रखिएगा इसे आप 1 या 2 सेशन में इजीली एनएलपी से हैंडल कर लेते हैं। और यही मेरी सक्सेस का रेट भी है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि पहले 3 दिन में मैं आपको ये सब हटाना सिखा दूंगा मेरी वर्कशॉप में, और 3 दिन के बाद मैं उनसे सबसे कहता हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप 3 दिन के बाद यू कैन विड्रॉ फ्रॉम माई क्लासेस, मैं रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैंने आपको इतना सिखा दिया कि आप एंग्जाइटी फ्री रह सकते हैं। तो लोग हंसते हैं, कहते जब आपने इतनी लाइफ लॉन्ग हमारी एंग्जाइटी हटा दी तो हम क्यों जाएं। याद रखिएगा ये बहुत आसान है। या जिस तरह से आप यूं समझिए कि जिस तरह से आपका माइंड 2 और 2 4 सीख लेता है ना, जैसे ही आप मैच्योर होने लगते हैं तो 2 और 2 4 पहले दिन आपको मुश्किल लगा था और ये सोच रहे थे 2 लिखा कैसे जाएगा, ये प्लस क्या होता है, ये 4 कैसे बना है। और एक टाइम आता है कि 2 और 2 4 को जैसे आप कहते हैं तो सबकी तरफ देखते हैं, यार ये मेरे से सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आज आप क्वालिफाई कर गए हैं। जैसे आप माइंड को जानते हैं तो उतना ही ईजी है जैसे माइंड को चलाना, जैसे 2 और 2 4 करना है। और इससे फायदा ये रहेगा कि माइंड आप ये तो आप किसी भी किताब में पढ़ लीजिएगा या मैं भी प्रूव कर दूंगा, आपकी कोई भी बीमारी है साइकोसोमेटिक जो है, आपका मोटापा है वो साइकोसोमेटिक है, आपकी डायबिटीज साइकोसोमेटिक है, लोगों का जो बीपी बढ़ता जा रहा है, माइग्रेन है, इवन वो खतरनाक बीमारी का नाम जिसको सी से शुरू करते हैं, ऑटो इम्यून है, एलर्जीज हैं, या फिर जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हैं वो गट और माइंड से ही तो आती हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली नहीं जानते हैं तो फिर हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सारा काम डॉक्टर्स का है, ये बहुत गलती कर रहे हैं हम सब लोग। हमें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, हमें कम से कम उतनी नॉलेज पता होना चाहिए। जब मैं एक किताब को पढ़ रहा था तो उस किताब ने मेरी आंखों को खोल दिया, और तब से मैं अपनी जो मेरी रीडिंग कैपेसिटी जो शेड्यूल था वो 3-4 घंटे था, अब वो 5-6 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। उसमें एक ही सेंटेंस लिखा था, वो लिखा था कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर यू आर अ फूल। अगर आप 21वीं शताब्दी में अपने आप के डॉक्टर नहीं है, बेसिक चीज़ों को नहीं जानते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑपरेशन करना जाने, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपका गट क्या है, आपकी सेल क्या होती है, आपका जीन किस तरह से काम करते हैं, और उस जेनेटिक एक्सप्रेशन को आप कभी भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी कह दे कि जी मेरे पास एक आज कॉल आई कि सर मुझे एक्जिमा है, मेरी बेटी को भी और मेरे फादर को भी और मेरी वाइफ को भी हो गया, सर किसी ने कहा ये जेनेटिक है, मैं हंस पड़ा कि ये जेनेटिक नहीं है। दूसरी बात, इपिजेनेटिक्स ये तय कर चुकी है मेडिकल साइंस में कि भाई कोई भी ये बीमारी ये जेनेटिक नहीं है, इनको आप अपने विचारों से ठीक कर सकते हैं, और हमारी जीन हर विचार के साथ बदलती है। ये एपिजेनेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इतना भी नहीं जानते, वो बुक्स आपने नहीं पढ़ी हैं, उस तरह की चीज़ें आप लर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 1-2 जगह पर फंसेंगे ही फंसेंगे। एक, आप अपना नुकसान करेंगे, और जो नुकसान की भरपाई होगी वो कई बार आपकी पूरी लाइफ की कमाई जो है वो लेकर चली जाएगी। इसलिए इतनी चीज़ों को जानना जरूरी है। NLP 2.0 क्या है? बेसिकली जब मैं पिछले 34 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा था तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरी पॉपुलैरिटी और मेरे रिजल्ट भी बहुत सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीज़ थी या जितनी भी वेलनेस थी, जितने भी इश्यूज़ थे, जो इवन OCDs थे, मैंने ऐसे OCDs को ठीक किया जो 7 घंटे तक एक लेडी नहाती थी और उससे पहले वो बाहर नहीं आती थी। अगर उनके घर में आप घुस जाते थे तो समझ लीजिएगा कि वो पूरे घर को धोती थी और फिर उसके बाद वो घंटों तक नहाती थी।
यहाँ तक बात थी कि वो अपने पति को भी अपने साथ नहीं आने, नज़दीक नहीं आने देती थी, उनके बीच में वो रिश्ता भी नहीं बना था। और वो एक बार मेरे पास रोई और उन्होंने कहा कि मैं बचना चाहती हूँ, मैं फंस गई हूँ। यंग लड़की, 7 घंटे तक। तो जब मैंने उनको हील करना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको जनवरी 2016 में टेक्निक बतानी शुरू करी, एंग्जाइटी को हटाना शुरू किया। और जब मैंने उनसे दोबारा बात करी, अब वो वर्कशॉप तब फिजिकल हुआ करती थी, उसके बाद 3 महीने 4 महीने में मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर ये टाइम घटकर 30 मिनट हो गया है। मैंने कहा चलो इतना भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि राम सर एक खुशखबरी है कि टाइम तो अभी 20-25 मिनट है, बट आई गॉट प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा कि अब आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हो गए कि हाँ। मेरा कहने का मतलब है ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, लेकिन तब मैंने देखा कि हमारे पास कुछ चीज़ों में दोबारा चीज़ें वापस आ रही थी। यानी कि आप एक बीमारी को माइंड से ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो फिर एक बार आ रही है। तो यहाँ पर मुझे पढ़ने का मौका मिला कि हमारे पास एक सेकंड ब्रेन भी है। सेकंड ब्रेन? हाँ, जिसको हम गट ब्रेन कहते हैं। हमारे जो आंतों में 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है वहां पर सेंसर हैं, जैसे आपकी स्किन पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। एक मच्छर काट लेता है तो आप एकदम से हाथ यहाँ मार देते हैं। हमारी जो गट के अंदर वो सेंसर्स हैं जो हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो एकदम से नेगेटिव हार्मोन निकालेंगे। आपके आंतों में 25 से ज़्यादा तरह के हार्मोन निकालने की क्षमता है आपके सेंसर्स की। तो मैं इन सेंसर्स के बारे में पढ़ना जरूरी था कि भाई अगर आपके पेट में ही हार्मोन गलत निकल रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना खाएंगे वो तो यूजलेस है। दूसरी चीज़ मुझे पता चला कि हमारी जो आंतों की लाइनिंग है उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम है, और हमारी पूरी बॉडी का जो टोटल इम्यून सिस्टम की सेल है, जो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति की सेल्स हैं, उनका 70 से 75% तो हमारी आंतों पर है। तो ये सिर्फ पाइप नहीं है। और तीसरी चीज मुझे पता चली, उससे भी चौंकाने वाली, कि हमारी आंतों के अंदर अपना एक मेमोरी है, अपना एक ब्रेन है, जिसे हम ENS कहते हैं। जब आप खाना खाते हैं या कुछ सोचते हैं तो वो आपकी मूवमेंट को छोटा बड़ा कर देता है। कई बार जो डायरिया होता है वो तेज से हमारी आंतें चलने लगती हैं, और कई बार जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो इसलिए होता है कि आपकी आंतें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। और चौथी चीज चौंकाने वाली थी, वो थी कि हमारी आंतों के अंदर सिर्फ ये यहाँ पर ये पाइप नहीं है या ये चीजें नहीं है, बल्कि वहां पर 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया हैं। और ये 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया के पास 20 लाख जीन हैं, और हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ 23,000 जीन है। यानी कि अगर हमारी बॉडी की जीन को एक्टिवेट करना है तो एक जीन को के ऊपर 100 जीन हमारे पेट के अंदर पड़ी हैं। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया के नाम मैं आपको बता सकता हूं जो आपकी जीन को प्रभावित करते हैं कि आपकी स्किन कैसे रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका माइंड हैक हो जाएगा। तो मेरे लिए इनको भी पढ़ना जरूरी था। फिर मुझे पता चला कि हमारे पास एक थर्ड ब्रेन भी है, और वो है हमारा हार्ट, जिसे हम INS कहते हैं, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। और मैंने ये पाया कि अगर कल आप एक खूबसूरत गोल बनाती हैं कि मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, और सब लोग आपसे क्या कहेंगे कि गोल सेटिंग कर लो, यहाँ पर पिक्चर बनाओ कि आपके पास कैसी कार होगी, क्या होगा, ये होगी, और उसे एक जगह लगा लो, उसे रोज देखो। इससे क्या होगा कि आपके विजुअल तैयार हो गए। लेकिन याद रखिएगा, ये विजुअल डायरेक्टली आपका माइंड वेगस नर्व के द्वारा आपके हार्ट को जुड़ा होता है, और ये टू वे हाईवे है। यानी कि ये पिक्चर जो आपने बनाई है कि कल मैं करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, बढ़िया करियर, बढ़िया जगह पर रहना चाहती हूँ, हो सकता है ये पिक्चर बहुत अच्छी हो, पर हो सकता है कि इस समय आपके हार्ट, जो आपकी इमोशन का सेंटर है, वहां पर किसी के प्रति रिवेंज भरा पड़ा हो, वहां पर ओवरबर्डन्ड फीलिंग पड़ी हो। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से वो पिक्चर तो जा रही है, लेकिन वो इमोशन जो पिक्चर क्रिएट करती है वो यहाँ नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बेकार की इमोशन भरी पड़ी है, और वो इमोशन आपकी वेगस नर्व के द्वारा आपकी इन इमेजेस को बर्बाद कर देंगे। और आपको पता चलेगा कि यार 1 तारीख को मैंने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैंने अपने गोल लिखे थे, और 15 तारीख को आप उस गोल को देख भी नहीं रहे हो। पता है, लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है। नहीं, आपका हार्ट खराब हुआ पड़ा है। आपके हार्ट के पास जो इमोशन होनी चाहिए, आपको उनका पता ही नहीं। जब मुझे पता चला है कि 4 बड़ी इमोशन हमारे हार्ट को हील करने के लिए चाहिए, तो मुझे इसको जोड़ने का मौका मिला NLP 2.0 में। उन चारों इमोशन को भी मैं बता देता हूं सभी के लिए। बिल्कुल। पहली इमोशन है, अगर आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, मैनिफेस्टेशन है, पैसा है, किसी का प्यार है, आप कोई कुछ नया काम करना चाहते हैं, आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, पहली इमोशन रखिए फॉरगिवनेस की। यानी कि आप खुद को फॉरगिव करें पास्ट में जाकर
कई बार आप अपने प्रति ही बहुत अनकाइंड होते हैं, कई बार हम अपने आप को कोसते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है ना, लगता है कि हम किसी और को कोस रहे हैं, माँ बाप को कोस रहे हैं, नहीं, आप उस समय अपनी सेल्फ इमेज को कोस रहे हो। तो अपने लिए फॉरगिवनेस तैयार करें, फिर आप लोगों को फॉरगिव करें, उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके उन्होंने आपके लिए कुछ बर्बाद किया नहीं, वो मात्र एक लर्निंग दे रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वो आपके साथ क्या कर रहे थे। तीसरा, फॉरगिवनेस रखें उन इवेंट्स के लिए जो आपके साथ घटे हैं। और चौथा, अगर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है कि जो हार्ट के ऊपर बर्डन है, तो उसको अपनी इमेजिनेशन में जाकर उससे माफ़ी मांग लो, या जो भी आपका तरीका है। ये पहली इमोशन है। जब तक आप फॉरगिवनेस को अपने हार्ट में नहीं रखेंगे, गड़बड़ करेंगे। और ये याद रखिएगा, यह आपके माइंड को कभी भी चैन से नहीं बैठने देगा। जब लोग कहते हैं कि मेरे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग है, मैं कहता हूँ नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये हार्ट से वेगस नर्व आपके माइंड को बहुत सारे बेकार के विचार दे रही है। दूसरी बड़ी है इमोशन जो आपके हार्ट के पास है, वो लव एंड कंपैशन, प्यार और दूसरों के प्रति सहानुभूति या कंपैशन रखें, करुणा रखिए। तीसरी है आपके पास अबंडेंस। जब आपके पास फियर ऑफ फेल्योर की बात हम करते हैं, तो आपके पास अबंडेंस का फोकस रहना चाहिए। जैसे ही आपके पास अबंडेंस का फोकस है, तो याद रखिएगा आप हमेशा एक नए हार्ट के साथ जिएंगे। आपका हार्ट हमेशा एक खूबसूरत इमोशन को निकाल रखेगा। और चौथा है, दैट इज द फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना, इन चारों को आप रखेंगे। तो मैंने इनको हार्ट को स्टडी किया, और उसके बाद मेरे लिए जरूरी था कि मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को जोड़ूं। 21वीं शताब्दी में एक साइंस आई है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आपका ब्रेन किस तरह से चीज़ों को लेता है, बदल देता है, या फिर आप किसी पैटर्न को डेवलप करने के लिए अपने माइंड का कैसे यूज करें, किसी सेल का। आपके माइंड में एक खास बात है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी से पढ़ाई जाती है, और वो ये है कि कई बार कुछ लोगों को अगर पैरालिसिस हो जाती है तो उनका एक अंग मर जाता है, एक साइड का पैरालिसिस। एक साइड का। पता है क्यों मर गया? क्योंकि यहाँ पर वो जो सेल थी वहां पर हेमरेज हुआ है और वो बर्बाद हो गई। और वो सेल थी कि उसके पास एक सेंटर था इसे हैंडल करने का, जो यहाँ से थोट देती थी, और वेगस नर्व से ये हाथ चलता था और ये पैर चलता था। लेकिन वो सेल तो खराब हो गई। तो अब क्या करेंगे? तो अब क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट कि इस हाथ को घुमाता है खूब, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। और ऐसे में आपकी माइंड और बॉडी के अंदर एक विजडम आ जाती है कि ये हाथ चलाना इस आदमी के लिए शायद जरूरी है। गोट माई पॉइंट? यस। और वो क्या करता है कि उस सेल को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन आपके ब्रेन में 86 बिलियन सेल्स हैं, उनमें से किसी एक सेल को ये काम सौंप देता है कि इस डिपार्टमेंट को आज आप देखोगे। अब सोचिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स मर गई हैं। हाँ। कई बार लोग कहते हैं मेरे बाल गिर गए हैं, मेरे भी गिर गए हैं, मेरे भी गिर गए थे। और मैं 65-66 साल की उम्र में लोग कहते हैं यार ये बाल कितने निकालोगे? मैंने कहा पता ही नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी करता हूं, इसे हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैं सिर्फ ये इमेजिन करता हूं, ठीक है ना, मैं अपने एज को घुमाकर 28 साल की उम्र में ले जाता हूं, घूमता हुआ देखता हूं कैलेंडर को भी। तो जब मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनएलपी के साथ जोड़ा, तो मेरा एक स्पेशल, एक तरह से कह सकते हैं कि पैकेज बन गया, जिसका नाम मैंने एनएलपी 2.0 रखा। लेकिन इसमें दूसरी चीज भी थी, वो मैंने पूरा का पूरा गट भी उसमें रखा हुआ है। यानी कि अगर आप गट को नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपने गट को नहीं ले रहे हैं, आप अपनी वेगस नर्व को नहीं जानते हैं, तो सारी एनएलपी यूजलेस हो जाएगी आपके लिए। आप अभी सोच रहे होंगे कि सर बार बार जिस वेगस नर्व की बात कर रहे हैं, जिस गट की बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 2.0 एनएलपी में रखा है, उस पर हम आगे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको बता दूं, उस पर हम एक अलग से पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। अभी हम एनएलपी पे और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। और सर जो आपने न्यूरोप्लास्टी बताई है ना, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मैं आपके बाल देख रही हूँ एक्चुअली में, मतलब काफ़ी बाल झड़ने की समस्या तो हर अगले बंदे की आजकल हो गई है। मुझे भी बाल झड़ने की समस्या का बहुत टाइम से मैं फेस कर रही हूँ आफ्टर माय बेबी। लेकिन क्या एज भी रिवर्स कर सकते हैं इससे? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप एक किताब को पढ़ें जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, उसका राइटर तो याद नहीं है क्योंकि वो किताब कल ही आई है, और मैं आज सुबह 4 बजे उठकर उसको काफ़ी कुछ पढ़ा है। उसमें मुझे एक बिलीफ मिला है, जरूरी नहीं कि दर्शक उस बिलीफ को रखें। क्या वो बिलीफ ये है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड अगर सही तरीके से हम ट्रीट करें, तो ये एक ग्रेसफुल्ली एक लेवल पर जाकर बूढ़ा होगा, और एक पर्पज के लिए हमारी शरीर चला भी जाएगा। लेकिन उसमें कहा कि आप हमेशा अपनी दोनों चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, वो है हेल्थ स्पैन और एक है लाइफ स्पैन।
बेसिकली आपको लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। किसी ने आज तक आपको हेल्थ स्पैन के बारे में नहीं पढ़ाया। हमें लाइफ स्पैन तो हमारी बड़ी कर दी है कि गोली खिलाकर मुझे बचा तो लिया गया है और गोलियों के सहारे मुझे 100 साल की उम्र भी दे दी है, लेकिन वो उसमें हेल्थ नहीं है। सही बात तो यह है कि अब आप अपने माइंड को और बॉडी को इन दोनों का समन्वय बनाकर, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करके लाइफ स्पैन के साथ हेल्थ स्पैन को भी एंजॉय करें। इसका मीनिंग यह है कि जब आपका जेनेटिक लेवल, आपकी सेल्यूलर लेवल, आपका जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो ऑप्टिमम लेवल पर अपना काम कर रही हों, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा कि क्या आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एज को ही रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी हेल्थ को भी रिवर्स कर सकते हैं। आप उस एनर्जी में जी सकते हैं जो एनर्जी आप पीछे 22-25 साल की उम्र तक छोड़ कर आ गए हैं। यह मैंने देखा है। क्या डॉक्टर्स का या गवर्नमेंट का इस एनएलपी की तरफ ध्यान है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा मदद कर रही है ये डिजीज़ेस को डील करने में, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, तो उस क्षेत्र में कुछ हो रहा है? देखिए, उस क्षेत्र में मैं अकेला, अभी मैं तो अपना मैसेज दे रहा हूँ और मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। और कमाल की बात यह है कि कई डॉक्टर्स के मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट आए हैं और वो उन्होंने मुझे एक तरह से बहुत मोटिवेटेड भी किया कि आप ये बनाते रहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आज डॉक्टर्स भी मान गए हैं कि माइंड के बगैर बॉडी का काम नहीं है। 17वीं शताब्दी में एक बड़ी गलती हुई है एक बड़े थिंकर से, उसका नाम है रेने डिकार्टिस। बोला जाता है रेने डिकार्टी, कभी भी पढ़ लेगा, RENE रीने, और डिकार्टी DECARTIS। बेसिकली वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और वो फिलोसफी ऑफ रिडक्शनिज्म को चलाता था कि अगर ये चीज हुई है तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, लास्ट में ये हुआ होगा। तो जब उन्होंने डिजीज के ऊपर बात करनी शुरू करी, 17वीं शताब्दी से पहले ये माना जाता था कि हम बीमार होते हैं तो हमारे पास शरीर के साथ माइंड का बड़ा रोल है। लेकिन जब उन्होंने इस रिडक्शनिज्म थ्योरी को देना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, ये बीमारी जो आई है इसमें सिर्फ बॉडी का रोल है और बॉडी को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई बार आप किताबों को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि रेने डिकार्टी ने ये बहुत बड़ा गलती की थी। उन्होंने बॉडी डॉक्टर्स को दे दी और माइंड चर्च को दे दिया। यानी कि माइंड जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स, जो बाबा लोग हैं या मोटिवेशनल स्पीकर, वो काम करेंगे और जो बॉडी है वो एक डॉक्टर काम करेगा। यहीं तक मैंने जब इन चीज़ों को देखा तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को तब तक सफ़र किया है कि NLP सीखने के बाद भी मेरा कुछ एक चीज़ें ऐसी रही कि वो ठीक नहीं हो रही थी, जब तक कि मैंने माइंड और बॉडी को एक साथ नहीं देखा। तो जब हम माइंड और बॉडी को एक साथ देखते हैं तो हमें वो डीप बायोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। समझने की कोशिश करिएगा, एक थॉट आपकी ग्लैंड्स को बर्बाद कर देता है और ग्लैंड्स इमीडिएटली आपकी सेल के ऊपर अपने हार्मोन देकर आपकी बॉडी को कोई भी बीमारी दे सकती हैं। अब हम उस बीमारी के लक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं और उस लक्षणों की जो आपके पास नॉलेज है, ये एंजाइम इतना निकला, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, वो नॉलेज मेरे पास नहीं है। लेकिन आज मेडिकल साइंस के लोग भी जान गए हैं कि हमें माइंड को अपने साथ रखना होगा। 20वीं शताब्दी में एंग्जाइटी की गोली, नींद की गोली, खुश रहने के कैप्सूल बनने शुरू हो गए हैं। आज डोपामिन बाहर से दिया जा रहा है, आज सीरोटोनिन बाहर से दिया जा रहा है, आज ऑक्सीटोसिन बाहर से दिया जा रहा है। इसका मतलब, और कई बार डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि एक काम किया करो, 10-15 मिनट को हंसा करो। इसका मतलब यह है कि वो मान गए हैं कि बीमारी अगर शरीर में है तो उसके लिए हमें माइंड को ठीक करना होगा। लेकिन आज भी मेडिकल साइंस में ब्रेन को पढ़ाया जाता है, माइंड को नहीं पढ़ाया जाता। ब्रेन का मतलब है जो फिजिकल पार्ट है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिकल पार्ट जो सेल्स हैं वो काम कैसे कर रही हैं, वो सोच कैसे कर रही हैं, एक थॉट कैसे आपके हार्मोन को निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी मनपसंद खाने के बारे में सोचिए, मुंह में पानी आ गया, मुंह में ही पानी नहीं आया, मैं बताऊं, आपकी सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड ग्रंथियों नहीं एक्टिवेट नहीं हुई, बल्कि आज समय आपका पेट तैयार हो गया है कि उसे कितना एसिड निकालना है। आपकी आंतें तैयार हो गई हैं कि इस जगह को खाली कर लो और मुझे यहाँ पर सामान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है। इतना ही नहीं, आपका जो गैल ब्लेडर है वह भी तैयार हो गया है कि उसे कितनी देर में छोटी आंत में पंप मारना है अपने बाइल जूसेस का। आपका लीवर भी तैयार हो गया है। समझ रहे हो ना? यानी कि एक थॉट आपकी लाइफ को इतना बदल रहा है। एक थॉट आपको आ जाए या आप कहें कि राम सर आपके पीछे कोबरा है,
डोंट यू थिंक इमीडिएटली मेरी सारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये टेस्ट भी हो चुका है एक ये तो होता ही है ना, कैदी के साथ, ये पूरा सभी के साथ हो रहा है, ये तो सिंपल है। तो सोचिए कि अगर हमारे पास कोई पेनफुल डर पड़ा है, अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा पड़ा है, वो कितना हमें नुकसान कर रहा है। और वो कभी आपकी पैथोलॉजी में नहीं आएगा जब तक कि वह ट्रॉमा पूरी तरह से आपकी एंजाइटी से परे होते हुए आपकी बायोकेमिस्ट्री को बर्बाद नहीं कर देगा। और जब आप वो बर्बाद हो जाएगा, जब आप पैथोलॉजी के पास जाएंगी, पैथोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको कहेगा आपका ये बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये पैरामीटर है। अब वो सिर्फ इन सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड में चल रही थी चीज़ें, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मेडिकल साइंस में चूंकि माइंड नहीं पढ़ाया जा रहा, थॉट नहीं पढ़ाया जा रहा, थॉट से आने वाले नुकसान को नहीं पढ़ाया जा रहा, तो डॉक्टर्स के लेवल पर ये चीज़ें समझाना इतना आसान नहीं है। यद्यपि मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को मान गए हैं कि ये सारा गेम, हमारे जो ग्लैंड्स हमारी बर्बाद हो रही है, अनवांटेड मैसेज हमारी सेल पर जा रहा है, हमारा जेनेटिक लेवल बदल रहा है, इसमें सारा का सारा खेल हमारे परसेप्शन का है, हमारे सबकॉन्शियस के पाथवेज का है, जिनको हम पैटर्न्स कहते हैं। हम अगर अपने वेद काल को याद करें सर, तो हम कितना सुपर ह्यूमन हुआ करते थे उस समय में। हर किसी की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हुआ करती थी कि वो वेद के स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो हमारे पास श्रुतियों के रूप में हैं, वो हम अब डिकोड नहीं कर पा रहे। बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। तो इट मीन कि वो धीरे धीरे करके ब्रेन की कैपेसिटी हमारी कम होती गई है। तो क्या NLP वापस से उस ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाकर एक सुपर ह्यूमन आने वाले जनरेशन्स में तैयार करने की क्षमता रखती है? वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को बचाने के लिए, उसे डेड होने से पहले, जिसको हम न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज कहते हैं, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं, जिसको पार्किंसन कहते हैं, यद्यपि यहाँ पर अकेला माइंड जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर दूसरा पार्ट भी है जिसको मैं लिख कह चुका हूँ। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को अभी ठीक करना शुरू कर दें, जब आदमी को अल्जाइमर्स का पता चलता है, इतना ये यद्यपि मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अब तक, याद रखिएगा, अल्जाइमर्स अगर 60 ईयर्स की उम्र में दिखाई दे रहा है, वो 30 ईयर्स की उम्र में आप बहुत खराब सिचुएशन से गुजरे हैं, आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, आप एंग्जाइटी से गुजरे हैं, आप नींद की कमी से गुजरे हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी भरी पड़ी थी, आप उनको उस समय हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या हैंडल कर रहे तो गलत चीज़ों से कर रहे थे कि आपने शराब पी ली या आपने कुछ गोलियां खा ली। एक समय आ गया कि जब आपके ब्रेन सेल्स ने इन न्यूरोट्रांसमीटर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया या सुखा दिया है। अब आपको बाहर से वो सब चीज़ें दी जा रही हैं कि कभी सेरोटोनिन के कैप्सूल दिए जा रहे हैं, कभी डोपामिन की गोलियां, अब वो काम नहीं करेंगी। तो याद रखिएगा, अगर आप जीवन को उस लेवल पर ले जाना नहीं चाहते, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि ये मत समझिए कि जब ये बीमारी आपको आ जाएंगी तब ठीक हो जाएंगी, तब ठीक नहीं है। आज आपको ठीक करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करें कि मेरे पास कोई पेनफुल ट्रॉमा तो नहीं चल रहा है साथ साथ, यानी कि काल का भूत तो मेरे ऊपर नहीं है, जिसको हम भूत काल कहते हैं। दूसरा चीज देखें कि क्या मुझे अनवांटेड साउंड्स तो परेशान नहीं कर रही है, कर रही है तो NLP की टेक्निक से कई आप देखिएगा, क्या आपके पास कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं जो आपके हार्ट को बर्डनसम फीलिंग दे रही है। आपकी छाती तो कई बार घुटती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी के सामने बात करते हुए आपके गला रूंध जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शिवर करने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हार्ट की जो रिदम है वो बिगड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज़ को सोचकर ठंडे पड़ रहे हैं या आप अंदर से जल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को मारने को मन करता है। अगर ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो इसका मतलब है आपके ब्रेन में वो परसेप्शन पड़े हैं जिनको आपको हटा लेना चाहिए। यही तो आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास मेमोरी की कमी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मेरी मेमोरी कमजोर हो गई। मैं कहता हूँ 86 बिलियन न्यूरॉन है आपके पास, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB है। और कमाल की बात यह है कि 1990 के बाद में यह तय हो चुका है कि आप अपने इन ब्रेन सेल्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर एक फैक्टर निकलता है जिसको हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, यानी कि आप अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए उस किताब में लिखा है जिसका नाम है क्रैकिंग द एजिंग कोड, कि जब आप अपने ब्रेन की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी बॉडी की सेल्स को बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, तो फिर डेथ नेचुरल है आपके लिए, पर आप एक बेहतर हेल्थ स्पैन को जी सकते हैं। इसलिए NLP उसमें बहुत हेल्प करेगी।
तो एनएलपी सुपर ह्यूमन क्रिएट कर सकती है। मैं यहाँ पे बीमारी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ सर, और मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव, अबंडेंस के पर्सपेक्टिव और मटेरियलिस्टिक गेन के उससे भी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बढ़िया, कोई भी एरिया आप लें, आप 5-7 टेक्निक हैं जिनको आपको एक जनरल वे में समझ लेना चाहिए, और उनको मैं अभी भी बता सकता हूं कि भाई ये टेक्निक है, ये 5 ही अच्छे टेक्निक तुम कर लो, और इमीडिएटली आपका माइंड जो है एक सुपर माइंड की तरह या सुपर ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहला काम है, आप अपने पेनफुल मेमोरीज को हटाएं। कैसे? वो एनएलपी की टेक्निक है। यहाँ पर अच्छा। अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो ये कंप्लीटली 1.5 से 2 घंटे का काम चलेगा, क्योंकि अधूरी जानकारी लोगों के लिए बेकार हो जाएगी। आप उन विजुअल्स को पूरी तरह से फ्रीज कर सकते हैं अपने माइंड में जाकर, जो आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला काम है कि आप अपनी पेनफुल मेमोरीज से बाहर आएं, क्योंकि जब तक आपके पास पेनफुल मेमोरीज हैं तो आपको पकड़े बैठी हैं। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहते हो, मैंने कहा आंखें बंद करो, और मैं उन्हें करीब 15 मिनट तक शांत करके और उनसे कहता हूं कि अब आगे बढ़ते हुए महसूस करो अपने आप को, जो भी गोल्स आपके पास हैं, क्या लग रहा है। तो लोग कई बार उनकी आंखों से पानी आने लगता है, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों में मानो पत्थर पड़े हुए हैं, कोई मुझे हमें पीछे से खींच रहा है, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। राम सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे बेचैनी हो रही है। यानी कि उनका परसेप्शन ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जबकि उनके अंदर पूरी पावर है सुपर ह्यूमन बनने की। तो पहली चीज है, आप अपने पास्ट को पूरी तरह से डिलीट करें अगर बेकार है तो। दूसरा काम है आपको करना है कि आपके पास बेकार की आवाज़ें चल रही होती हैं, मुझसे ये नहीं होगा। कई बार आपके टीचर की आवाज़, कई बार आपके पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, कई बार आपके बॉस की आवाज़, तुमसे ये नहीं होगा। कई बार आपको अपनी आवाज़ पतंग करती है, आई कांट डू इट, मुझे नहीं पता क्या होगा, अब मैं क्या करूं। ये आवाज़ें, इनको बदलिए। तीसरी चीज़ है, आपके पास कोई भी बेचैनी, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि आपको एक न्यूज़ मिले ही नहीं कि आप ऐसे परेशान हो रहे, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ट्रिगर हुए पड़े हैं। चौथी चीज़ है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को, जो आपकी आउटकम इमेज है, उसे बनाना सीखेगा। आउटकम इमेज है, जैसा आपने कहा है कि मेरे बाल अगर गिर रहे हैं, तो एक आउटकम इमेज बनाइए कि आपके बाल बढ़ रहे हैं। इमेजिन एक बढ़िया इमेज बनाइए अपने सामने कि आप पूरी परफेक्ट हेल्थ के साथ हैं, आपका हार्ट बीट इतना है, तो वो कैसी पिक्चर होगी या कैसी विजुअलाइजेशन होगी। आप कहते हैं कि मैं इस लाइफ को जीना चाहती हूँ, इमेजिन करिए कि वो लाइफ आपके सामने है। उस इमेज को बढ़िया बनाते हुए एनएलपी की और न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक के साथ, और हार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या मेरा हार्ट इस चीज़ को परमिट करेगा, और हार्ट कहेगा यस आई वांट टू डू इट। उस इमेज को अब यहाँ पर लाइएगा। ये 4 टेक्निक भी अगर आप कर लें, और उसके बाद आप अपने गोल्स को बनाना सीख लें एनएलपी से, बाहरी वर्ल्ड से नहीं। बाहरी वर्ल्ड में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट गोल क्या होते हैं और बोर्ड, विजन बोर्ड क्या होता है, ठीक है ना। आई डू नॉट लाइक देम। जो एनएलपी है वो डिफरेंटली आपके माइंड को डीपली और प्रॉपरली गाइड कर देगी, तो आप अपने सुपर रिजल्ट्स को ले जी सकते हैं। और वो कमाल की बात यह है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज़ है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, ठीक है ना। मेरी बचपन से यही वैल्यू रही है कि यार मुझे अगर फ़ायदा मिला है तो सबको मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार देखता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को समझाता हूँ तो पूरी ताकत समझाता हूँ कि ताकि सामने वाले को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जो भी आप वैल्यू जीना चाहते हैं, आप उन वैल्यूज़ को जी सकते हैं। उन वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए जो बिहेवियर आपको चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप दौड़ लगाना चाहते हैं, आप अपने ओवर ईटिंग को छोड़ना चाहते हैं, आप अपने नशे को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी एंग्जाइटी, गुस्से को, अपने डिप्रेशन, ओसीडी को बदलना चाहते हैं, आप इजीली एनएलपी से ये काम तो बहुत इजीली कर सकते हैं। और जब सोचिएगा कि आपका माइंड और आपके बिहेवियर एक बार अलाइंड हो जाएं आपके गोल के लिए, तो यही तो सुपर ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल डेफिनेटली सर। एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट के बाद सारे लोग अलाइनमेंट में आ जाएं और एनएलपी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपने ब्रेन को फिर से रीप्रोग्राम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। नमस्कार।